जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे बेटा इलास्टिक डिफॉर्मेशन की। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया मटेरियल्स की इलास्टिक सिटी के ऊपर कि मटेरियल, हम उस मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं जो कि अपनी शेप को रीगेन कर ले बड़ी आसानी से। क्लियर? तो हमने वहाँ से एक न्यू बात सीखी कि जो हार्ड मटेरियल होता है वो उतना ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है। इसका मतलब है स्टील जो है वो रबर से ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए। अब जब ज़्यादा फोर्स नॉमिनेटर इंक्रीज होता जाएगा, क्लियर, और डिनोमिनेटर कम रहेगा तो वैल्यू के की बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी। इसका मतलब है कि मटेरियल उतना ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल बनेगा क्योंकि उसमें जो एक्सटेंशन है वो उतनी ज़्यादा कम प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर हो गया? सो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इलास्टिक लिमिट को स्टडी किया। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहाँ पे मटेरियल जो है वो दोबारा अपनी शेप को मेंटेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है। उस लिमिट के बाद क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। मटेरियल अपनी प्रीवियस गेन को प्रीवियस शेप को मेंटेन नहीं कर सकता, रीगेन नहीं कर सकता। क्लियर? उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए। उसके बाद हमने के की वैल्यू को अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली ये जो के का फैक्टर है ये हमें क्या बता रहा है, हमने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया। आज हम स्टडी कर रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ हुक्स लॉ, जिसमें हम देखेंगे कि फोर्स को हमने कहाँ रखा है, वाई एक्सिस के ऊपर, एक्सटेंशन को हमने कहाँ रखा है, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है। क्लियर हो गया? क्यों रखा है एक्स एक्सिस के ऊपर? ये बेसिकली हम इंटरचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आपने शायद पढ़ा हो कि वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट चीज़ें रखी जाती है, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट रखी जाती है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है और इसके पीछे लॉजिक्स भी होती हैं, तो लॉजिक्स की तरफ जाना हमारा पर्पस नहीं है। फिलहाल हम ये दो ग्राफ में हम इंटरचेंज कर रहे हैं। कभी फोर्स को एक्सटेंशन ग्राफ की जगह, फोर्स को हम एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे, कभी वाई एक्सिस पे लिख लेंगे। क्लियर हो गया? गुड, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हमने स्टडी किया, स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आपको मैं कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाऊं कि बेटा वाई एक्सिस पे क्या है? फोर्स है। एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्सटेंशन है। क्लियर? ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन यहां तक बना क्योंकि यहां तक हुक्स लॉ ओबे होता है। और ये जो रीजन होता है बेटा, ये कौन सा रीजन होता है? ये होता है इलास्टिक लिमिट होता है। कौन सा रीजन होता है? ये इलास्टिक लिमिट होती है। कहां तक इलास्टिक लिमिट है? इस रेड डॉट तक इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब है यहां पे अगर फोर्स को रिलीज करोगे तो मटेरियल अपनी प्रीवियस शेप को मेंटेन कर लेगा और एक्सटेंशन खुद ब खुद जीरो हो जाएगी एट द लास्ट मोमेंट पे। क्लियर? गुड। सो यहां पे ये जो रीजन है ये आपका प्लास्टिक रीजन है। कौन सा रीजन है? प्लास्टिक रीजन है। या प्लास्टिक वर्ड अगर नहीं बेटा यूज करना चाहते तो आप लोग यूज कर लो परमानेंट डिफॉर्मेशन। यहां पे हो रही कौन सी डिफॉर्मेशन? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो आपको बेटा याद रखना है, ये पास्ट पेपर में 3-4 जगह क्वेश्चन आया है कि जहां पे वो ग्राफ को इनकम्प्लीट छोड़ देता है, ऐसे इनकम्प्लीट छोड़ता है। और यहाँ पे फोर्स होती है, यहाँ पे एक्सटेंशन होती है। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है इस ग्राफ को आगे कंप्लीट करके दिखाओ। जब ये हुक्स लॉ को बे नहीं करेगा, जब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ चला जाता है तो आप ग्राफ कंप्लीट करके दिखाओ। तो बेटा सिंपल सा रूल बता रहा हूं कि इस ग्राफ को हमेशा आपने बेंड कर देना है टूवर्ड्स द एक्सटेंशन, टूवर्ड्स द एक्सटेंशन लाइन में आपने बेंड कर। एक्सटेंशन कहां पे? यहां पे। सो इस ग्राफ को आपने ऐसे बेंड कर देना। क्लियर हो गया? इस ग्राफ में देखिए एक्सटेंशन इधर चली गई, फोर्स इधर आ गया, यहां तक क्या फुलफिल हो रहा है? हुक्स लॉ। इसके बाद क्या हुआ? ग्राफ आपने ऐसे टर्न कर दिया टूवर्ड्स द एक्सटेंशन ग्राफ। सो अगर एक्सटेंशन की जो लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस की तरफ है तो ग्राफ को आपने ऐसे टर्न करना है। अगर एक्सटेंशन ऊपर है तो आपने ग्राफ को ऐसे ऊपर की तरफ स्लोप को इंक्रीज करना है। यहाँ पे स्लोप को डिक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे स्लोप को इंक्रीज कर रहे हो। क्लियर हो गया? सो यहाँ से बेटा हमें यह भी बात पता चली कि अगर हम फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ का, अगर हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करें, किस ग्राफ की? हम फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ की अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया? और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप बेटा फाइंड आउट करते हैं, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो। वैसे तो स्ट्रेट लाइन है, सो आप ये वाला पॉइंट ले लो और ओरिजिन ले लो अपनी आसानी के लिए। सो आप फार्मूला लगाओ कि राइज ओवर रन स्लोप का फार्मूला होता है, राइज ओवर रन। यहाँ पे क्या आ गया? के आ गया। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करके स्लोप का फार्मूला यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? इस ग्राफ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया? सो स्लोप ऑफ एफ ई
कर्व सुप्रीम कांस्टेंट क्या हमें बताता है, के की वैल्यू बताती है। क्लियर हो गया। सो अगर ग्राफ ऐसा हो तो फिर क्या हमें पता चलेगा, फिर हमें रेसिप्रोकल पता चलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अगर हम सेम वही मेथड यूज करें राइज ओवर रन का, तो हमें बेटा क्या मिलेगा, 1/k की वैल्यू मिलेगी। क्लियर। आसान करते हैं कुछ चीज़ों को। ये ग्राफ है बेटा आपके पास, और आपके पास दो लाइंस गिवन है। एक लाइन है आपके पास ये वाली लाइन, इसको मैं ए कह देता हूँ, और एक कह देता हूँ मैं बी कह देता हूँ। तो आपसे कहा जाता है कि बताएं कि किस लाइन में जो के की वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो आपने ये लाइन बेटा नहीं भूलनी, द कर्व क्लोजर टू फोर्स एक्सिस हैव हाई स्प्रिंग कांस्टेंट। सो कौन है क्लोजर, क्या ए क्लोजर है या बी क्लोजर है, ये लाइन क्लोजर है या ए क्लोजर। तो ऑब्वियसली ए फोर्स एक्सिस के ज़्यादा क्लोजर है। सो इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि जो ए मटेरियल है, दैट्स मीन ए मटेरियल का जो स्प्रिंग है उसके के की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें एक्सटेंशन कम है, लिहाजा ये मटेरियल कैसा है, हार्ड मटेरियल है। ठीक हो गया, स्टिफ मटेरियल है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है ये जो बी है इसमें के की वैल्यू कम है, एक्सटेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, और ये मटेरियल सॉफ्ट सा है, स्लिंकी सा है। इस टाइप का आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। क्लियर हो गया। सो ग्रेटर स्लोप, greater spring constant mean a stiffer spring. Lesser slope, lesser spring constant means a looser spring. That's mean a slinky spring. Good. So अगर ग्राफ आपको ऐसा गिवन हो कि जिसमें आपको फोर्स y एक्सिस पे हो, एक्सटेंशन x एक्सिस पे हो, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर वो चेंज कर दे, एक्सटेंशन इधर ले जाए, फोर्स इधर ले जाए, तो कंडीशन सेम रहेगी बेटा। द कर्व क्लोजर टू द फोर्स एक्सिस हैव द हाई स्प्रिंग कांस्टेंट। सो किसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी। ये अगर ये ए है ये बी है, तो इस दफा ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो फोर्स की तरफ है ऑब्वियसली उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। क्लियर। अब बेटा जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, मैंने आपको बताया था, उनकी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्प्रिंग में से मैं इमेजिन करो कि दोनों एक ही स्प्रिंग है, ऐसे तो एनिमेशन में शो नहीं हो रहा, दोनों डिफरेंट टाइप के बने हुए। इमेजिन कर लो दोनों एक ही स्प्रिंग है, ठीक है। तो एक में लोड अप्लाई करते हो, एक्सटेंशन इतनी प्रोड्यूस हो जाती है, एक में लोड अप्लाई करते हो तो ये फार्मूला लग जाता है। तो दोनों की जब के की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल इधर 5 आ गई, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर, इसकी भी वैल्यू भी 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर आ गई। तो जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है, और जिनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है ऑब्वियसली हम उसको इस फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं। सो F1 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय E2। ये आपको आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है जहाँ पे ये फार्मूला यूज कर सको। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक स्प्रिंग है जिसमें आप हैंग करते हो 10 न्यूटन फोर्स, और 10 न्यूटन वेट हैंग करते हो तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ कि 45 न्यूटन वेट हैंग करूंगा तो कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। सो आपने जस्ट इसको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ओके हो गया। सो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया हुआ था, इसको देख लेते हैं कि ये हमसे किस तरह होगा, और होगा भी या नहीं होगा, तो इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट ऑफ विद डिफरेंट मास, ठीक है। तो ये बेटा कौन सी लेंथ हो गई, जल्दी से करते हैं ना, टाइम कम है हमारे पास। L0 हो गया, ये क्या हो गया, L1 हो गया, इजी। सो एक्सटेंशन है E1, जब F1 है 100 ग्राम, मैस है ना, चलो इसको M1 कर दो, ठीक है। ठीक है, जैसे F इज इक्वल टू mg कर सकते हैं ना आप, ठीक हो गया ना। तो चले इसको ऐसे कर दो तो फिर कंफ्यूज ना हो जाए। F1 इज इक्वल टू M1g, अब सही है ना, ठीक है। ये कितनी होगी 100, एक्सटेंशन कितनी है 20 माइनस 10, इट्स हाउ मच, इट्स 10 सेंटीमीटर। इजी। कहता है कितना मैस हैंग करूं, दैट्स मीन F2 इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू कितना मैस हैंग करूं कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो 30, L हो गया, L2 कर लो, L2 माइनस L0। तो बेटा कितनी हो गई ये 30 माइनस 10, 20 सेंटीमीटर। सो अब आप फार्मूला लगाओगे कौन सा वाला, वो जो ऊपर लिखा है। फार्मूला क्या कहता है, F1 डिवाइडेड बाय
मतलब ये डायरेक्ट आपको लोड से भी कंपेयर करना सिखा सकता था। सो अब आप क्या करोगे, F1 बेटा, अभी इसको उधर पार्टीशन कर देते हैं, F1 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई E2। व्हाट इज F1? M1G डिवाइडेड बाई E1, M2G डिवाइडेड बाई E2 हो गया। क्लियर? तो जी से कैंसिल, क्या बच गया बेटा, वैल्यूज जस्ट पुट कर दो आप। आई होप सो कि आप खुद कर सकते हो। सो 100 ग्राम हो गया डिवाइडेड बाई E1 की वैल्यू 10 इज इक्वल टू व्हाट इज M2 फाइंड आउट करना है, कैपिटल मैस है, व्हाट इज E2 इट्स 20। सो क्या आंसर आ रहा है आपका, 2000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू M। सो द आंसर इज C। क्लियर? 200 ग्राम हो गया। ओके जी, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ें बेटा डायरेक्टली पोर्शन होती हैं, याद रखिएगा उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर हो गया? स्ट्रेट लाइन पहली प्रॉपर्टी। जो चीज़ें डायरेक्टली पोर्शन उनका ग्राफ कैसे होता है, बोले शाबाश, स्ट्रेट लाइन बेटा। और हमेशा कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। दैट्स मीन 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस हुई एक्सटेंशन 1 न्यूटन से या 2 न्यूटन से, 4 न्यूटन लगाया 2 सेंटीमीटर हो गया, 6 न्यूटन लगाया 3 सेंटीमीटर हो गई, इस तरह आगे चल रहा है, ठीक हो गया। या 4 to 4 सेंटीमीटर कर लो इस तरह। तो ये जो ग्राफ है ये हमेशा कैसे बनेगा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये जो लोडिंग आप अप्लाई करते हो किसी स्प्रिंग के ऊपर, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आपने कितने लोड हैंग कर लिया, अब आपने 4 kg हैंग कर लिया। तो पहले 1 kg किया, 2 kg किया, 3 kg है, 4 kg है, तो ये लोडिंग है आपकी। अनलोडिंग क्या है, 4 kg में से एक माइनस करो, 3 2 1 0। क्लियर? तो अब इसका जो ग्राफ है ये बेटा ऐसे बनेगा, ये लोडिंग कर्व हो गई जब वो उधर जाता है। तो जैसे ही आप लोड हटाओगे, फोर्स आपने रिमूव की, अब ये जो वापस आएगा, ये वापस आ रहा है, ये बेटा देख लो ये अनलोडिंग है। दोबारा देख लो, जैसे ये इधर जाएगा ये लोडिंग कर्व है, क्या है, लोडिंग कर्व। वापस आएगा ये है अनलोडिंग कर्व। और ये किस रीजन में बेटा, ये तो है हुक्स लॉ के रीजन में, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, जहां पे हुक्स लॉ लोड डायरेक्टली पोर्शन है किस चीज के, एक्सटेंशन के, ये तो वो रीजन है। तो दैट्स मीन कि अभी हम जो लोड और अनलोडिंग कर्व पढ़े ये विद इन द इलास्टिक लिमिट पढ़े, चेक करें। फिर वापस आ गए, तो ये तो ईजी होगी, इसमें तो कोई मुश्किल परेशानी वाली आई होप सो के बाद नहीं होगी। इसमें चेक करते हैं हम कि अगर जो मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट को छोड़ के प्लास्टिक लिमिट में चला जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाए, दैट्स मीन ई को क्रॉस कर ले। अब क्या हम करेंगे, इमेजिन करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया। अब क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन लगाओगे। अब ये कौन सा कर्व है, ये लोडिंग कर्व है बेटा, ये सारा इजी हो गया। अनलोडिंग कैसे बनेगा, इसी पॉइंट को एक्सटेंड कर दो वापस, ऐसे ले और जिस पॉइंट पे टच करेगा तो आपने ये डिस्टेंस को क्या कर लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है। इस रीजन को हम कहते हैं परमानेंट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। क्लियर हो गया? दैट्स मीन ये वो डिफॉर्मेशन है जो आपके फोर्स लगाने से मटेरियल के अंदर, स्प्रिंग के अंदर परमानेंटली अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। क्लियर हो गया? ठीक है। सो ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड पोर्शन नहीं है आपके कोर्स में, इतना ज़्यादा कोई मैंने इसका क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन छोटी सी बात है। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए हो कि अभी आ गए पेपर में, पहले तो आए थे कुछ पुराने पास्ट पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए, लेटेस्ट नहीं आए हुए, तो आज इसको देख लीजिएगा फिर भी कभी अगर आ गया तो, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। क्लियर हो गया? ये स्लाइड भी लिख लीजिएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, चले ये फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करता हूँ सीरीज़ और पैरेलल। तो इतना यहाँ तक के लिए काफ़ी है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और फिर आपको मज़ीद चीज़ें समझाता हूँ। ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।